हाय एवरीवन, वेलकम टू ई रीडर्स। आज हम अकाउंटिंग की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स करेंगे। ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसमें कुछ इसमें कवर करेंगे और जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन एक एक्सचेंज है बिटवीन टू पार्टीज जो कि रिलेटेड टू मनी या मनीज वर्थ हो सकती है, यानी कि मनी से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को भी हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बिजनेस में डेली बेसिस पे बहुत सारे इवेंट्स अराइज होते हैं, लेकिन वो सभी हमारे ट्रांजेक्शन नहीं होती। ऐसे इवेंट्स जिन्हें हम इन द फॉर्म ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर उनका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ता है, उन्हें हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स अज्यूम करते हैं और अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया था कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी उन्हें हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करके अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये रिसिप्ट से रिलेटेड भी हो सकती है या फिर पेमेंट से रिलेटेड भी, यानी कि कुछ रिसीव भी कर रहे होंगे या फिर कुछ पे भी कर रहे होंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इन्हें हम ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज कैश ट्रांजेक्शन एंड सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन कब कंसिडर की जाएगी? अगर हमने किसी ट्रांजेक्शन की जो सेटलमेंट है वो ऑन द स्पॉट कर दी इन द फॉर्म ऑफ कैश। जैसे अगर कोई चीज़ परचेज की है तो उसकी ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी, या फिर अगर कोई चीज़ सेल की है तो हमने ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट इन कैश रिसीव कर ली। ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन अगर सेटलमेंट ऑन द स्पॉट नहीं की और उसको फ्यूचर डेट्स पे हमने पोस्टपोन कर दिया तो वो बन जाएगी हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। कुछ एग्जांपल्स हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, जैसे कोई चीज़ परचेज की है या फिर कोई चीज़ सेल की है, रॉ मटेरियल मंगवाया है या फिर सैलरी और वेजेस पे कर रहे हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसका बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर बिजनेस में कैपिटल एक सफिशेंट अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस को बहुत सारे एसेट्स परचेज करने होते हैं, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है, या जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करना है या अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखना है, इसके लिए उन्हें कैश की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस में जो मनी इन्वेस्ट की गई है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर बिजनेस को मेंटेन करके रखने के लिए, उस अमाउंट को या उस मनी को क्या बोलते हैं? कैपिटल। जैसे अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में। सपोज 50 लाख हमने इन्वेस्ट किया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो 50 लाख हमारे क्या हो जाएंगे? कैपिटल। ऐसे ही हम बिजनेस में अगर सारा फंड खुद से पूरा नहीं कर सकते तो हम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी कैपिटल रेज कर सकते हैं, जैसे कि शेयर इशू करके, डिबेंचर्स इशू करके। ठीक है, तो इसे इक्विटी भी बोलते हैं। कैपिटल किसी भी बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बिजनेस की डे टू डे वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए कैश चाहिए। तो जो भी अमाउंट हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो हमारी क्या बन जाएगी? कैपिटल। ये ओनर का बिजनेस में कितना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कितनी होल्डिंग है बिजनेस के एसेट्स में, उसको रिप्रेजेंट करती है। इसे हम वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के थ्रू भी देखते हैं, जिसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारे ओनर्स की क्या होगी? कैपिटल। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। ड्राइंग। अब बिजनेस में से जो अमाउंट ऑफ मनी या गुड्स विड्रॉ कर लेगी, यानी कि बिजनेस में हमने जितनी मनी निकलवाई है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? ड्राइंग। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि जो हम मनी या गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए होनी चाहिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं। अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकलवाएंगे तभी वो हमारी ड्राइंग्स कंसिडर होंगी। नेक्स्ट इज डेटर्स। डेटर्स वो सभी पर्सन हैं जिनसे बिजनेस ने किसी तरह के कोई अमाउंट अभी रिसीव करनी है, जिन्होंने बिजनेस को पैसे देने हैं किसी ट्रांजेक्शन्स की वजह से, उन्होंने बिजनेस को कोई अमाउंट पे करनी है। तो बिजनेस ने अमाउंट रिसीव करनी है, इसलिए जिस पर्सन ने अमाउंट देनी है वो बन जाएंगे बिजनेस के डेटर्स। जैसे हम वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। बिजनेस ने कोई चीज़ सेल की थी क्रेडिट बेसिस पे, यानी कि हमें पेमेंट ऑन द स्पॉट रिसीव नहीं हुई, लेकिन फ्यूचर डेट्स में हमने वो अमाउंट तो रिसीव करनी है।
इस टाइम पर हम जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो उन बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम उस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डेटर शो करेंगे जिससे हमने पैसे लेने हैं। सेकंड इज क्रेडिटर्स। ये डेटर्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। डेटर्स वो पर्सन है जिनसे बिजनेस ने पैसे लेने हैं, लेकिन क्रेडिटर्स वो पर्सन होंगे जिनको बिजनेस ने किसी तरह की कोई अमाउंट पे करनी है। जैसे सपोज अगर बिजनेस ने क्रेडिट पे कोई चीज़ परचेज की थी तो इट मीन्स कि हमने ऑन द स्पॉट उसकी कैश पेमेंट नहीं की, बट फ्यूचर में तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो जिस पर्सन को पेमेंट करनी है उसे हम एज अ क्रेडिटर बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। एसेट्स हमारे डेटर्स हमारे एसेट्स होंगे और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज होंगी। आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज बिजनेस की डेट्स या ओब्लिगेशन है जो बिजनेस ने किसी एक्सटर्नल पार्टी को भी पे करनी हो सकती है या फिर इंटरनल पार्टीज को भी। यानी कि कोई पेमेंट है हमारी ड्यू किसी से भी रिलेटेड, कोई एक्सटर्नल या कोई इंटरनल पार्टी जिसे हमने पेमेंट करनी है। ये बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं उस पे ओनर्स का कितना क्लेम है उसे रिप्रेजेंट करती है या फिर क्रेडिटर्स का कितना क्लेम है उसे रिप्रेजेंट करती है। लाइबिलिटी ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखी जाती है, एक तो ओनर्स इक्विटी और दूसरी क्रेडिटर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी यानी कि जो बिजनेस के ओनर्स ने बिजनेस में जितना भी फंड इन्वेस्ट किया है, यानी कि उनकी जितनी भी कैपिटल है। तो जब बिजनेस कभी डिसॉल्व होगा तो उनकी कैपिटल को हमें रीपे करना पड़ेगा, या जब भी कैपिटल की डिमांड की जाएगी तो हमें कैपिटल की रीपेमेंट करनी पड़ेगी। क्रेडिटर्स क्लेम क्या है कि बिजनेस ने आउटसाइडर्स के साथ क्रेडिट बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन्स की हैं, जैसे हमने क्रेडिटर्स ही पढ़े थे अभी कि कोई चीज़ हमने क्रेडिट पे परचेज की है तो इन फ्यूचर हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का क्लेम ऐसे ही कोई और बिजनेस का एक्सटर्नल पार्टीज से रिलेटेड कोई क्लेम है तो वो भी क्रेडिटर्स क्लेम कहलाएगा। यानी कि बिजनेस के एसेट्स में क्रेडिटर्स और ओनर्स का कितना राइट है। जब भी एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, सेल करके अमाउंट रियलाइज की जाएगी, तो उस अमाउंट में से कितना हम ओनर्स को पे करेंगे और कितना हम एक्सटर्नल्स को पे करेंगे। लाइबिलिटीज बेसिकली हमारी ऑब्लिगेशन है कि हमने एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको रीपे करना है। कुछ एग्जाम्पल हैं लाइबिलिटीज़ की, जैसे लाइबिलिटीज़ टू पे ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है, किसी से लोन लिया हुआ है तो जब भी लोन की ड्यू डेट आएगी तो हमें उसकी पेमेंट करनी होगी। लाइबिलिटीज़ को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ सकते हैं। ये 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही होती है, यानी कि इन्हें हम विद इन अ शॉर्ट पीरियड पे करना होता है। नियरली 1 to 12 मंथ्स हो सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमें इन्हें पे करना होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होती हैं ये लाइबिलिटीज़, इन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटी। ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं बट एक लॉन्ग पीरियड के लिए कंसीडर की जाती है। इन्हें लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर हमें पे करना होता है, यानी कि मोर देन 12 मंथ्स भी हो सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में पे नहीं करने, लॉन्ग ड्यूरेशन है हमें इसे पे करने के लिए। इन्हें हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। ये एक्चुअल में अराइज अभी हुई नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इन्हें बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उनमें एज ए लाइबिलिटी शो करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि फ्यूचर में हो सकता है ये लाइबिलिटीज अराइज हों या फिर हो सकता है ना भी हों, लेकिन फिर भी हम इनके लिए कुछ पहले से ही अरेंजमेंट्स करके चलते हैं ताकि इन केस अगर ऐसी कोई लाइबिलिटीज़ आए तो हम उसे ईजिली पे ऑफ कर सकें। जैसे इसकी एग्जांपल गारंटी ऑफ लोन। हमने किसी लोन के लिए गारंटी पे की हुई है तो हो सकता है ये ऑब्लिगेशन अराइज हो कि हमें पे करना पड़े। अगर हमारी ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होती तो ये लाइबिलिटीज़ एक तरह से अकर नहीं कंसीडर की जाएगी, लेकिन फिर भी हम पहले से ही इसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स करके चलेंगे। तो ऐसी लाइबिलिटीज़ को हम एज अ फुटनोट बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन इनका बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि कई बार जैसे हमने डिस्कस किया कि हम कैपिटल के लिए
आउटसाइडर्स से भी फंड रेज कर सकते हैं, जैसे कि हम शेयर्स इशू कर सकते हैं या फिर डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। तो जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जब वो रीपे करने की बारी आएगी तो हमें उनका जितना भी फंड है वो विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी है, इसीलिए इसे लाइबिलिटी साइड पर शो किया जाता है, ताकि हम अपनी जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका एक एक्यूरेट रिकॉर्ड रख सकें और उन्हें पे करने में हमें कोई दिक्कत ना आए। एक बार क्विक रिकैप देखते हैं इसका। लाइबिलिटीज़ 4 टाइप्स की हैं। लाइबिलिटीज़ एक्चुअली बिजनेस की ऑब्लिगेशंस हैं जिन्हें एक्सटर्नल या इंटरनल किसी पार्टी को बिजनेस ने पे करना है। ये करंट भी हो सकती हैं जो कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड पे करनी है नियरली 12 मंथ में, या फिर नॉन करंट भी हो सकती है जिन्हें हमने लॉन्ग टाइम पीरियड में पे करना है। ये 1 to 12 मंथ के अंदर नहीं बट मोर देन 12 मंथ में हमें पे करनी होती है। कंटीजेंट अभी अराइज नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में अराइज हो भी सकती हैं और नहीं भी। और कैपिटल इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइबिलिटी। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो बाकी की जितनी रह गई हैं टर्म्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और स्टे कनेक्टेड टू अस। थैंक यू।